अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन, जिसको लिखने वाले हैं H.E. बेट्स। H.E. बेट्स का पूरा नाम है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। ये जो है इंग्लिश ऑथर हैं जो कि 16 मई 1905 को पैदा हुए और उनकी डेथ डेट है 29 जनवरी 1974। राइटर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, नोटेबल वर्क्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, उसमें आ जाता है लव फॉर लेडिया। लव फॉर लेडिया के अलावा सेकंड जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और थर्ड इम्पोर्टेंट वर्क है इनका माई अंकल सिलास। कैटरिंग ग्रामर स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एज अ रिपोर्टर काम किया, फिर एज अ वेयर हाउस क्लर्क के तौर पे काम किया। जिस लिटरेरी जेनरा के ऊपर उन्होंने काम किया वो आ जाता है हमारे पास नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़। इनका जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था उसका नाम था द टू सिस्टर्स। द टू सिस्टर्स की डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1926। हमारे जो राइटर हैं उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन के ऊपर भी काम किया। इसके अलावा इन्होंने अंकल सिलास पूरी सीरीज़ थी उसके ऊपर काम किया, ड्रामा भी लिखे, एसेस भी लिखे, नॉन फिक्शन भी लिखे, लेकिन मोस्ट जो फेमस हुए ये अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ की बेस पे हुए थे। इनकी राइटिंग के फीचर्स की बात करें तो इनकी राइटिंग के अंदर लव फॉर द कंट्री साइड एंड इट्स पीपल नज़र आता है। मतलब कंट्री साइड की बड़ी बात करते हैं, कंट्री साइड के अंदर रहने वाले लोगों की बड़ी बात करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। कंट्री साइड मींस रूरल एरिया जहाँ पे नेचर होती है, ग्रीनरी होती है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होती हैं, लैंडस्केप्स होते हैं। इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। इनके जो वर्क्स हैं उनको कहा जाता है अ ब्लेंड ऑफ कलर्स, साउंड्स एंड स्मेल्स, क्योंकि इनकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है कि जैसे इन्होंने वहाँ पे पेंट किया होता है, मतलब लिखा होता है, वैसे वैसे रीडर के माइंड में स्केच बनता जाता है। जैसे ये स्मेल का जिक्र कर रहे हैं, रीडर को वो चीज़ फ़ील हो रही होती है। जैसे ये कलर्स का जिक्र कर रहे हैं, रीडर्स को वो चीज़ फ़ील हो रही होती है। जैसे ये साउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, रीडर अगेन फ़ील कर रहा होता है। मीन्स इमेजरी क्रिएट की है इन्होंने, साउंड की इमेजरी यूज़ की है, कलर्स की है, और स्मेल्स की भी बहुत ज़्यादा यूज़ की है अपनी राइटिंग के अंदर। इनके प्लॉट्स की बात करें तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोस्टली ये रीडर पे छोड़ देते हैं कि जो गैप है राइटिंग के अंदर वो खुद ही रीडर फाइंड आउट करे, रीडर खुद ही उस गैप को फिल करे। इनकी जो स्टोरी है उस पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं मिलेंगी, ये अपनी बातों को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। हम लोगों ने जो स्टोरी डिस्कस करनी है उसका नाम है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन। ये बेसिकली स्टोरी इनकी स्टोरीज़ की कलेक्शन के अंदर पब्लिश्ड हुई है जिसका नाम है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन एंड अदर स्टोरीज़, जो कि 1934 में पब्लिश हुई थी। और उस बुक का जो टॉपिक्स हैं उस बुक के अंदर वो मैरिज, म्यूज़िक और यूथ, ये कॉमन टॉपिक, कॉमन थीम दिखाए गए हैं उस बुक के अंदर जिसका नाम है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन एंड अदर स्टोरीज़। ठीक है, उसके अंदर एक स्टोरी का नाम है जिसका नाम है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन, उसको हमने आज डिस्कस करना है। उस स्टोरी के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो थीम आने वाले हैं, वो थीम होगा जनरेशन गैप का, कि हम देखेंगे गैप दिखाई दिया जाएगा। जैसे कि अंदर फादर एंड सन का गैप होगा, फिर इसमें एक वाइफ है जो कि यंग है और उसका हस्बैंड ओल्ड मैन दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें हम जनरेशन गैप देखने वाले हैं। मैं भी थीम्स के नाम बताऊंगी, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपने इन थीम्स को माइंड में रखते हुए स्टोरी को सुनना है। ठीक है, फिर म्यूज़िक का थीम दिखाया जाएगा कि इसमें एक हमारे पास अल्फ्रेड नाम का पर्सन है, वो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौकीन है। एंटोनियो नाम का पर्सन है, वो भी म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो बेसिकली म्यूज़िक इसके अंदर एक डोमिनेंट थीम होगा। यूथ का थीम दिखाया जाएगा, हमारे पास एक लेडी का कैरेक्टर आएगा जिसका नाम होगा मैडलेना। वो एक क्या यूथ की एज में है, लेकिन अपनी यूथ को प्रॉपर वे में वो अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हेनरी का कैरेक्टर आएगा, वो भी यूथ में है और वो भी अपने डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, जो वो चाहता है उसको वो नहीं मिल रहा। अनफुलफिल्ड डिज़ायर का थीम आएगा। इनसिक्योरिटी दिखाई देगी कि ओल्ड मैन अपनी वाइफ को अपने रूम के से बाहर नहीं जाने देता क्योंकि वो इनसिक्योर फील करता है जब भी उसकी वाइफ थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाए। रिच वर्सेस पुअर का थीम दिखाई देगा कि पुअर है, उसको रिच की लस्ट है, तो अगर रिच है तो अपनी लाइफ के अंदर वो सेटिस्फाई नहीं है। जैसा कि मैडलेना एक रिच वुमेन दिखाई गई होगी, साथ ही साथ हेनरी एक पुअर बॉय दिखाई दिया होगा।
आइसोलेशन का थीम दिखाई देगा हम लोगों को इसके अंदर। हेनरी भी आइसोलेटेड फील करता है, मैडलेना भी आइसोलेटेड फील करती है अपनी लाइफ के अंदर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह इस तरह के थीम्स जो है हम इस स्टोरी के अंदर देखने वाले हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम अब अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं मैडलेना की। इस स्टोरी के अंदर मैडलेना जो दिखाई गई है ना, वो एक यंग वुमेन दिखाई गई है जिसकी शादी एक ओल्ड मैन से होती है और उसकी लाइफ बड़ी अनहैप्पी हो जाती है। ओल्ड मैन जो है वो ड्रंकर्ड है, उसको बड़ी जेलसी फील होती है कि जब भी उसकी वाइफ दूर जाती है तो वो कभी भी अपनी वाइफ को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देता। तो इट मीन्स कि उसकी वाइफ जो है 4 वॉल्स के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद होकर रह जाती है। और मैडलेना, उसको ड्रिंकिंग से सख्त नफ़रत है और वो इस ओल्ड मैन को भी पसंद नहीं करती। जब कभी भी मैडलेना इधर उधर होती है तो वो ओल्ड मैन पागल हो जाता है, बड़ा अपसेट फील करने लग पड़ता है क्योंकि उसको अपनी वाइफ के ऊपर डाउट होता है। उसकी वाइफ एक यंग लेडी है, वो अपनी वाइफ की लॉयल्टी के ऊपर भी शक करता है इसी बेस पे क्योंकि वो यंग है और ये एक अगली ओल्ड मैन है। और ओल्ड मैन ये सोचता है कि किसी भी मेल की या किसी भी पर्सन की प्रेजेंस इस घर के अंदर ना, जिस घर में ये रह रहा है, जिस घर में इसकी वाइफ रह रही है, वो हार्मफुल और डेंजरस हो सकती है। मैडलेना जो थी वो इंग्लिश डॉक्टर की एक बेटी थी, वो एक इटालियन सिंगर भी थे। और मैडलेना के फादर की डेथ के बाद इसकी और इसके भाई के दोनों के पास इसके फादर की ह्यूज प्रॉपर्टी आ गई। बहुत बड़े घर में रह रहे थे, बहुत खूबसूरत थी, इस्टेब्लिश्ड क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी इसको ओल्ड मैन से शादी करना पड़ी जिस बेस पे शी वॉज स्पेंडिंग हर लाइफ वेरी अनहैप्पीली। इमेजिनेशन की बात करें तो शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है। इसको इर्द गिर्द फ़न होना बड़ा पसंद है। और मैडलेना भी इस किस्म की लड़की थी कि अगर कोई यंग मैन इसके आसपास आके बैठता, इसको टाइम मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती तो इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी। मैडलेना अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गुड टाइम चाहती थी। और क्रिटिक्स कहते हैं कि शायद इसने ओल्ड मैन से शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि उसको लगता था कि वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा, जैसा वो चाहती है उसको वैसे लाइफ गुजारने देगा। लेकिन ओल्ड मैन इसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। एक दफ़ा गलती से हेनरी मैडलेना के ओल्ड मैन के रूम में आ जाता है। तब ओल्ड मैन पूछता है मैडलेना से कि कौन था। मैडलेना कहती है कि ये गार्डनर था। और हेनरी के रास्ता पूछने पे मैडलेना उसे लेक का रास्ता बता देती है। मैडलेना फिर खुद उसके पास जाती है, लेकिन बाद में खुद को इनर कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे रोकती है और रोना शुरू कर देती है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे राइटर हाईलाइट कर रहा है। ओल्ड मैन, उसको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि उसकी वाइफ जवान है, प्यारी है, तो उसको शक ही रहता है उसकी लॉयल्टी पे। मैडलेना है जो कि अपनी लाइफ को लग्जरियस वे में गुजारना चाहती है, हैप्पीली गुजारना चाहती है, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद उसने ओल्ड मैन से शादी की ताकि वो हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर सके, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। बट फिर भी उसको कन्फ्लिक्ट वाली लाइफ गुजारनी पड़ती है बिकॉज ऑफ हर रोमांटिक नेचर। चाइल्डहुड की बात करें तो इसकी मदर भी इसकी प्रॉपर वे में अपब्रिंगिंग नहीं कर सकी, इसको सही से लुक आफ्टर नहीं कर सकी। इसके ब्रदर की बात करें, ब्रदर एंटोनियो, उसको सिर्फ म्यूज़िक की पड़ी होती है, वो भी अपनी सिस्टर को सही से लुक आफ्टर नहीं कर सका। तो फिशमॉन्गर कहता है कि उसकी लाइफ यानी कि मैडलेना की लाइफ कैसी है, ऐसी है कि एक पिंजरे के अंदर बंद है वो ओल्ड मैन के साथ। शी कैन फ्लटर हर विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई हाई। तो इसके करेक्टर के थ्रू राइटर ने टॉर्मेंटेड साइकी, मिजरेबल पास्ट एंड प्रेजेंट के थीम को हाईलाइट किया। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास हेनरी का। हेनरी क्वाइट यंग मैन है, ये अल्फ्रेड का बेटा है। इसका फादर जो है अल्फ्रेड, वो कंडक्टर है क्वायर का। प्रोफेशन के लिहाज से बात करें इसके फादर की तो वो एक ड्रैपर था बाय प्रोफेशन, लेकिन इसकी जो शॉप थी वो अनअट्रैक्टिव, पुअरली मैनेज थी। इसके फादर को सिर्फ म्यूज़िक की फ़िक्र थी और इसकी जो शॉप थी वो हेनरी चलाता था। हेनरी अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं था, उसके लिए एग्जिस्टेंस जो थी वो बोरिंग थी, पैशनलेस थी, डिप्रेसिंग थी।
कई कई घंटों तक हेनरी शॉप पे रहता था, कस्टमर्स को डील करता था, वहाँ पे इसको कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलती थी, जिस बेस पे इसको लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग पड़ी थी। कुछ भी चीज़ इसको ना प्लीज़ नहीं करती थी, किसी भी किस्म का इसको होप नज़र नहीं आता था, सब कुछ बोरिंग लगता था। फिर ये जितनी भी किस्म के फ़न और प्लेयर्स थे उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गया था। तो कंटिन्यूसली बोरिंग लाइफ गुजारने की बेस पे इसको हर किस्म का फ़न भी बुरा लगने लग पड़ा, जिसकी बेस पे इसने अपने फादर का जो म्यूज़िकल बैंड था उसको ज्वाइन नहीं किया था। अपने फादर के साथ जब ये म्यूज़िक कंपटीशन पे गया एंटोनियो के घर पे, इसने मैडेलिना को वहाँ पे देखा। उसकी डार्क आइज़ जो थी हेनरी को बहुत ज़्यादा अपील की। मैडेलिना को भी हेनरी जो है बहुत पसंद आया था, लेकिन कन्फ्लिक्ट वहाँ पे ये था कि एक तरफ उसका हस्बैंड था, एक तरफ हेनरी था। हेनरी यंग मैन था जो उसकी रोमांटिक ड्रीम्स को, उसके थॉट्स को सेटिस्फाई कर सकता था, लेकिन वहाँ पे इसका कन्फ्लिक्ट आया मैडेलिना को और वो रोना शुरू हो गई थी। हेनरी सिंपल लाइफ गुजारी थी, वो उसके किसी भी जेस्चर्स को समझ नहीं सका था। मैडेलिना हेनरी को अच्छी लगी थी, लेकिन ये अपनी लाइफ से इतना आउट ऑफ टच रहा था कि वो उसके किसी भी हिंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर सका था। हेनरी सिंपल बॉय, सीरियस माइंडेड बॉय था, उसको मोहब्बत जैसी चीज़ें पसंद नहीं थी और वो अनकम्युनिकेटिव मैन था। अब बात करते हैं एल्फ्रेड की। एल्फ्रेड मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली फ़ादर है हेनरी का, जिसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था और कंडक्टर था ये क्वायर का। इसके अलावा ओल्ड मैन मैंने आपको भी बता दिया मैडेलिना का ये हस्बैंड था, जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और टची फैलो था मैडेलिना का। कैरेक्टर्स के बारे में फिर इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी समरी। ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको बेसिकली राइटर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं उनको। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। जब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं एक जर्नी की प्रिपरेशन हो रही है। स्टोरी के अंदर बताया गया है हेनरी सोले, जो कि एक लीडिंग करेक्टर है। हेनरी के फादर का नाम एल्फ्रेड है और साथ में इसकी मदर है, साथ में एक कॉयर है, साथ में ये खुद है। ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फादर ने म्यूज़िक प्रोग्राम के अंदर अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस देनी है। कौन कौन हो गया? हेनरी, उसका फादर, उसकी मदर और एक कॉयर, यानी कि जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं ना, वो सब के सब। ये सब कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी पे जा रहे हैं, जिस पार्टी के अंदर इन्होंने करना है म्यूज़िक की परफॉर्मेंस करनी है। किसने करनी है? मेन हेनरी के फादर ने। हेनरी के फादर जो है वो एक ड्रैपर है, उसको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंगिंग की बेस पे वो अपने बिज़नेस को निगलेक्ट करता है। उसको उम्मीद है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा ग्रेट म्यूजिशियन बन जाएगा और जितनी भी जगह है, यानी कि चारों तरफ जितने भी कोने हैं इस दुनिया के, हर जगह से इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, इसको एडमायर किया जाएगा। एल्फ्रेड को एंटोनिया के घर के अंदर, एंटोनियो बहुत रिच मैन है, मैडेलिना का भाई है बेसिकली। एंटोनियो के घर के अंदर ना अपने म्यूज़िक परफॉर्म करना था, तो उसी के लिए वो निकल रहा था। एंटोनियो को अपने फादर की डेथ के बाद बहुत बड़ा घर जायदाद में मिला था। एंटोनियो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौकीन था और म्यूज़िक के अलावा कुछ भी उसको पसंद नहीं था, किसी और चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। वो अपने घर में हर साल म्यूज़िक कंपटीशन अरेंज करवाया करता था। एल्फ्रेड का बेटा हेनरी, वो अपने फादर की शॉप को अटेंड किया करता था, जबकि इसका फादर म्यूज़िकल कंपोजिशंस की प्रैक्टिस किया करता था। एल्फ्रेड के ऑर्केस्ट्रा का नाम था ओरफियस मेल वॉइस ग्ली सिंगर्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटोनियो ने जो अपने घर के अंदर म्यूज़िकल पार्टी अरेंज करवाई थी, कंपटीशन अरेंज करवाया था, ये ऑर्केस्ट्रा वहाँ पे म्यूज़िकल कंपोजिशन के अंदर पार्ट लेने वाला था। अब हेनरी बहुत सीरियस माइंडेड बॉय था, उसको ये सब कुछ नहीं पसंद था, वो किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। हेनरी की डल एंड बोरिंग रूटीन की वजह के फादर ने हेनरी को कहा कि तुम ना अपने लाइफ के अंदर कुछ स्पेशल एक दिन अटेन करोगे, लेकिन तुम उसके अंदर भी हैप्पीनेस नहीं फाइंड कर पाओगे क्योंकि तुम थ्रू आउट बोर्ड ही रहते हो। इसीलिए हेनरी एक चार्मलेस लाइफ स्पेंड कर रहा था और वो अपनी इस लाइफ से एस्केप चाहता था, अपने इस बिज़नेस से जिस पे वो काम कर रहा था उससे एस्केप चाहता था। एनी हाउ, इसीलिए वो अपने फादर की बात पे एग्री हो जाता है कि ठीक है फादर, आप कह रहे हैं मैं आपके साथ कॉन्सर्ट पे आऊँ, तो मैं आपको कॉन्सर्ट पे ज्वाइन करता, मैं आपके साथ आऊँगा। सब के सब इकट्ठे होकर एंटोनियो के घर जाते हैं।
जब ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में सारा का सारा जो क्राउड होता है बड़ा हैप्पी होता है, खुद सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हेनरी डज नॉट फील हैप्पी। ही थिंक्स दैट दे आर फ्रिवलस, मीन्स टू से कि उनके लाइफ के अंदर कोई सीरियस पर्पज़ है ही नहीं, कोई सीरियस मोटो है ही नहीं, कोई सीरियस एम है ही नहीं है। ये बस अपनी लाइफ को जोकिंग वे में स्पेंड कर रहे हैं, इसका ये मानना था हेनरी का उन लोगों को लेकर। फिर सब के सब फाइनली एंटोनियो के घर पहुंच गए। शुरू तक मतलब दोपहर तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं करना था वहाँ पे। अब क्या हुआ, ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, जब ये एंटोनियो के घर पहुँचे वहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा एंड हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। बड़ी हॉट आफ्टरनून दिखाई गई हुई है। हेनरी जो है वो लॉन के अंदर वॉक कर रहा है, बड़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिस बेस पे हेनरी और ज़्यादा बोर फील करने लग पड़ता है। वो लोगों को आता जाता देखता है, फिर वो डिसाइड करता है कि ना वो घर को विज़िट करे जिस घर में वो गया है। वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। जो एंटोनियो का घर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो हेनरी उसका घर देख रहा होता है, फर्नीचर देख रहा होता है, और उसके बाद क्या होता है, बड़ा घर होने की बेस पे ही अपना रास्ता भूल जाता है कि इसने वापस कहाँ से आना है। बड़े डोर्स को एक खोलता है, सबके सब लॉक्ड होते हैं, कोई भी नहीं खुलता। एट लास्ट ये एक दरवाज़ा खोलता है और वो खुल जाता है। जब ये रूम के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे ये देखता है कि एक यंग लेडी है, ओल्ड मैन के पास बैठी हुई है चिमनी के कॉर्नर के ऊपर, और वो उसको रीडिंग करके बुक सुना रही है। ये देखते साथ ही हेनरी वापस जाने लगता है, तो साथ ही ओल्ड मैन इससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये उसको बताता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। ओल्ड मैन बहुत बीमार दिखाई दे रहा होता है। जो लड़की होती है वो उस यंग बॉय यानी हेनरी को देख के उसकी बात को समझ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए खड़ी होती है। लेकिन ओल्ड मैन जो है वो उस लड़की को भी जाने नहीं देता। वो पहले पूछता है कि ये कौन है, तो आगे से वो लड़की बताती है कि ये न्यू गार्डनर है। लड़की उसको डायरेक्शन बताती है, रास्ता दिखाती है जहाँ से उसने घर से बाहर निकलना होता है। जब वो निकलने लगता है, ये साथ ही लड़की उसको कहती है कि तुम्हें चाहिए तुम जाओ और जाकर लेक देखो। हेनरी को लड़की बड़ी प्यारी लगती है, उसकी अपनी डार्क आइज़ की बेस पे, क्योंकि लड़की की आइज़ बड़ी डार्क होती हैं, तो हेनरी को बड़ी वो अपील करती हैं। एनी हाउ हेनरी जो है लॉन की तरफ जाता है। जब वो लॉन की तरफ जाता है तो उसे पता लगता है कि जो आफ्टरनून राउंड शुरू होना था कंपटीशन का वो ओवर हो चुका हुआ है। वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है फ़िश मॉन्गर से। फ़िश मॉन्गर कौन होता है? वो बंदा जो कि मछलियाँ सेल करता है। फ़िश मॉन्गर भी जो है पार्टी पे आया होता है। हेनरी उससे पूछता है कि लेक का रास्ता कहाँ पे है। फिर फ़िश मॉन्गर उसको बताता है कि कुछ साल पहले वो लेक जो थी पब्लिक प्लेस काउंट होती थी, लेकिन अब उसको पब्लिक के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर फ़िश मॉन्गर जो है उसको लेक का रास्ता दिखाता है। हेनरी को वो प्लेस पसंद आती है और वहाँ पे फॉर अ माइल वो वॉक करना शुरू कर देता है। एट लास्ट वो थक जाता है और वापस आ रहा होता है, और उसकी इमेजिनेशन में वही औरत होती है जिससे ये कुछ देर पहले घर में मिला होता है। फिर उसका दिल करता है वो दोबारा घर की तरफ जाए और जाकर एक नज़र फिर से उस लड़की को देख कर आए। लेकिन जब वो घर की तरफ जाता है तो देखता है कि डोर जो है घर का वो क्लोज़ है, इसलिए वो वापस आ जाता है। वापस आके वो दोबारा लेक की तरफ जाता है और वहाँ पे वो उसके अराउंड वॉक करना शुरू कर देता है। सडनली उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि लेक की दूसरी साइड पे वॉक कर रही होती है। वो लड़की वही होती है जिसको हेनरी देख के आया होता है। वो हेनरी को सिग्नल्स करती है, यानी कि हाथ हिलाती है, वेव करती है और बुलाती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पे हम इकट्ठे दूसरी साइड पे वॉक करते हैं। दोनों दोबारा मिलते हैं और वॉक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले वो खुद ही लेक की तरफ भेजती है। पहले वो खुद कहती है आओ वॉक करें, फिर उसके बाद ना वो कहती है कि वापस चले जाओ यहाँ से, इस जगह पे नहीं खड़े होना चाहिए हम लोगों को ना। अब हेनरी वापस जा रहा था, लेकिन हेनरी कहता है मैं जो ना पूरी लेक को देखना चाहता हूँ। अब लड़की उसको रिफ्यूज़ करती, कहती नहीं। वो कहती है तुम लेक को देखे बगैर वापस चले जाओ। हेनरी इसके इस सडन चेंज इन हर मूड्स, ठीक है, इसके जो मूड, इसका बिहेवियर ना, उसका सडन चेंज देख के बड़ा हैरान होता है। हेनरी वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बड़े सवाल उठ रहे होते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, पार्टी ख़त्म हो जाती है। पार्टी ख़त्म हो गई, इट मीन्स कि जितने कॉयर थे, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स थे, वो भी फ्री हो गए। अब वहाँ पे कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा था। सब लोग जो थे अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गए थे। हेनरी जो है फिर फिश मॉन्गर के पास जाता है और उससे दोबारा फर्दर पूछता है उस औरत के बारे में क्वेश्चंस वगैरह। फिश मॉन्गर जो है इसको बताता है
कि जो एंटोनियो और साथ में वो जो लड़की थी ना, वो औरत, वो दोनों जो हैं डॉक्टर और इटालियन सिंगर के बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे जो है ना बड़े सेंट्रिक किस्म के हैं। एंटोनियो हैड नो इंटरेस्ट अदर देन म्यूज़िक, और इसकी सिस्टर जो है उसने एक ओल्ड मैन से शादी कर ली जो कि उस औरत से जेलस होता है कि वो औरत किसी भी लड़के के पास या किसी भी पर्सन के पास ना बैठे, और वो उस लड़की को यानी कि मैडलेना को 1 मिनट के लिए भी अपने पास से दूर नहीं जाने देता। वो फर्दर इन्फॉर्म करता है कि जो एंटोनियो है ना, उसने मैडलेना यानी कि अपने सिस्टर के बारे में कहा था, द वुमेन वॉज अ वुमेन ऑफ अ ग्रेट इमेजिनेशन, यानी कि ये ऐसी लड़की जिसके पास ग्रेट इमेजिनेशन है। एट द एंड क्या होता है, दे रीच देयर डेस्टिनेशन बाय 1 o'clock। हेनरी इज़ कैपेबल टू अंडरस्टैंड द साइकी एंड चेंजिंग मूड ऑफ द लेडी मैडलेना, के फाइनली वो अंडरस्टैंड कर जाता है ये सारा कुछ जो उसके साथ हुआ मैडलेना के साथ, कि यंग थी, उसकी मदर ने भी प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं की, उसके बाद उसका भाई भी जो है उसका म्यूज़िक के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने ओल्ड मैन से शादी कर ली कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, रोक टॉक नहीं होगा, उसके ऑपोजिट हुआ। तो इस बेस पे वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि उसकी साइकी क्या है, उसका मूड क्यों स्विंग होता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस है उसके अंदर, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टोरी हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।